नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। आज हेल्थ और हम के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक पर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। हम जानेंगे कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या क्या कॉजेज़ है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। आज इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल्स मलकपेट हैदराबाद के सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ए शशि किरण। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता क्या है एंड मेडिकल टर्म्स में आप इसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं? किडनी डिसीज़ेस हम ब्रॉडली दो तरह के बता सकते हैं, एक अक्यूट किडनी इंजरी, दूसरा क्रॉनिक किडनी डिसीज़। अक्यूट किडनी इंजरी मतलब एक किडनी में बीमारी आता है और उसको सही इलाज देने के बाद बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता, किडनी फंक्शनिंग नॉर्मल को आ जाती, ये अक्यूट किडनी इंजरी है। दूसरे तरह का बीमारियां हैं जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, जिसको सही इलाज देने के बावजूद भी किडनी पूरी तरह से रिकवर नहीं होता, मतलब ये बीमारी परमानेंट रहता है। एक बार क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आ गया तो पेशेंट को वो बीमारी जाता नहीं, इसलिए इसको पीरियडिकली चेकअप रहना और इलाज रहना और इसके बारे में फॉलोअप्स रहना, ये अगर नहीं करे तो किडनी पूरी तरह से फेल हो सकता है और आगे जाके उनको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का भी ज़रूरत पड़ सकता है। अब यहाँ पे कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्यूट किडनी प्रॉब्लम है उन्हें या क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम है। अब दोनों का जो फ़र्क है, ये फ़र्क कैसे पहचाना जाए लोगों में? तो अक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ पहचानने के लिए एक डॉक्टर का ही होता है, ट्रेन डॉक्टर। नॉर्मल डॉक्टर को भी वो मुश्किल होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी डिसीज़ेस में स्पेशलिस्ट है, उन्हें मालूम कर सकता है। इनको करने के लिए बहुत तरीके हैं। एक हम ब्लड टेस्ट करते तरह तरीके का जो बीमारी के मुताबिक, और स्कैन्स करते और किडनी का बायोप्सी भी करते, ये तीनों, और यूरिन का टेस्ट भी करते। ये 4-5 तरीके का टेस्ट से हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को जो बीमारी है वो अक्यूट किडनी इंजरी पूरी तरह से रिवर्सिबल हो सकता नहीं, ये क्रॉनिक हो गया, ये परमानेंट रहता है, ये हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम किडनी फंक्शन की बात करें बॉडी में, तो किडनी का क्या इम्पोर्टेंट एक रोल होता है हमारी बॉडी में, उस बारे में हमें बताइए। जहाँ तक किडनी का फंक्शन से आम जनता को ये मालूम है कि किडनी खून को साफ़ करता है। खून में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसा यूरिया, क्रिएटिनिन, वो सब निकालता है। इसके अलावा भी किडनी को बहुत सारे अलग से काम करता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सबको सही कॉन्सेंट्रेशन में रखता है। एक्सेस जो बॉडी में वाटर रहता है वो वाटर निकालने का भी किडनी मदद करता है। इसके अलावा खून प्रोड्यूस करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन बोल के एक हार्मोन किडनी से सिंथेसाइज होता है, उसी के वजह से हमको खून सही कंसंट्रेशन में रहता, सही लेवल पे रहता। इसलिए जिनको किडनी का फेलियर रहता है उनको खासकर हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है। इसके अलावा किडनी हमारा बोन्स को भी मजबूत रखता है। विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म में वो बहुत अहम भूमिका निभाता है और हमारे हड्डी स्ट्रांग रहने के लिए किडनी का रोल बहुत ज़्यादा है। तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, एक्सेस वाटर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट्स को सही मात्रा पे रखना, हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करना और बोन को मजबूत रखना और एसिड को बॉडी से निकालने का भी, ये सब किडनी का फंक्शंस है। यहाँ पे अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कॉजेज़ की अगर हम बात करें, तो कौन से ऐसे कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होने के चांसेस है? क्रॉनिक किडनी डिसीज़ मोस्ट कॉमन कॉजेस हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। लगभग 80% ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज़ेस ये दोनों बीमारियों के वजह से ही रहता। इसके अलावा जो बीमारियां है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते, जो किडनी में प्रोटीन लीक होना, आरबीसीस लीक होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ऐसा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कई तरह के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ तो ये आगे जाके क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बन सकता। कुछ और बीमारियां हैं जो
हमको जेनेटिक रहता है, जो पैदाइशी खानदानी रहता है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, अल्पोर्ट सिंड्रोम, ऐसे बीमारियां भी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में उम्र के मुताबिक बदल सकता है। अब जो आपने मेंशन किया है यहाँ पे कि हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में ना रहे तो उसकी वजह से ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें तो इज़ दैट पॉसिबल कि हम इसे प्रिवेंट कर सकें? तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट 100%, बट मोर देन 80 to 90% वी कैन प्रिवेंट द डिसीज़ फ्रॉम बिकमिंग क्रॉनिक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है उसको कंट्रोल में रखना है। जी, अब अगर हम इसके स्टेजेस के बारे में बात करें तो क्या कि ये स्टेजेस में होता है, यानी कि अक्यूट, क्रॉनिक एंड देन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो होता है, क्या ये ऐसे नज़र आता है? एंड अगर ऐसे नज़र भी आता है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो हमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके डॉक्टर के पास तभी चले जाना चाहिए? ओके, सो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में हम स्टेजेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के मुताबिक हम बता सकते हैं। किडनी जो फिल्टर करता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। नॉर्मली वो 90 से अबव रहता है। अगर उससे कम होना शुरू हुआ तो हम उसको स्टेजेस बोलते हैं। 5 स्टेजेस रहता। सबसे सिंपल स्टेज 1 है, सबसे ख़राब स्टेज 5 है। स्टेज 5 में डायलिसिस पेशेंट को ज़रूरी होता है। तो ये GFR के मुताबिक हम स्टेजेस करते हैं। अगर सिम्टम्स के बारे में हम बात करना है तो किडनी डिसीज़ में सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस में स्टेज 4 तक भी कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहता। अगर रहे तो भी बहुत छोटा सिम्टम्स रहता है, जैसा थोड़ा स्वेलिंग होना, थोड़ा थकान होना, इसके अलावा और कुछ सिम्टम्स नहीं रहता है। सिम्टम्स जो रहता है वो एडवांस्ड किडनी फेलियर में ही रहता, मतलब 85% किडनी खराब होने के बाद ही आता है। वो सिम्टम्स भी कैसे रहता? थकान ज़्यादा होना, भूख नहीं होना, उल्टी होना, अगर कुछ काम करे तो सांस में मुश्किल होना, ज़्यादातर सोने के लिए मन करना, और कभी कभी सूजन आना पैर में, ये सिम्टम्स रहता है। और बहुत बार पेशेंट को मालूम नहीं होता कि ये सब किडनी के वजह से है। वो बहुत बार जनरल डॉक्टर्स को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, बहुत लोगों के पास फिरते रहता है कि भूख नहीं हो रहा मुझे थकान आ रहा है, ऐसा सप्लीमेंट्स लेते रहता, लेकिन वजह तो किडनी फेलियर रहता है। ये एडवांस्ड किडनी डिसीज़ में रहता है। इसलिए जिनको भी रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मैं बताया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लॉन्ग टर्म पेन किलर्स लेने वाले, जिनको खानदान में किडनी का बीमारियां चल रहा है, वो लोग पहले से ही अपना किडनी ठीक से काम कर रहा या नहीं कर रहा, उसके बारे में जांच होना है, पीरियडिकली जांच करना है। सिम्टम्स आने तक कभी वेट नहीं करना। जी, अब यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि कई सारे लोगों में जो अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नज़र आते हैं, कई बार वो लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या दिखाई नहीं देते उन्हें सिम्टम्स, ये कि ये इस चीज़ को जो है अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि निग्लेक्शन का इससे आगे कॉम्प्लिकेशंस आने के क्या चांसेस होते हैं, एंड एक ये कि क्यों स्टार्टिंग में सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं कई बार फर्स्ट स्टेज में? ओके, तो सिम्टम्स को जब भी इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स है वो पेशेंट को बहुत तंग नहीं करता है। जैसे थोड़ा सूजन होना, थोड़ा थकान होना, तो पेशेंट उसको इग्नोर करता है। उनको अपने को समझा देता है कि मैं ज़्यादा काम किया, मैं ये किया वो किया, खाना ठीक से नहीं खाया, इसलिए मुझे ये सिम्टम है बोल के वो अपने आप को समझा लेता है, और बीमारी है बोल के उनको मालूम ही नहीं रहता। तो ये सिम्टोमेटोलॉजी अगर आप मिस हुआ तो डिसीज़ प्रोग्रेस होना बहुत जल्दी हो जाता है, बीमारी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट लगने का चांसेस बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए बीमारी जब भी छोटा माइल्ड सिम्टम्स है तभी आप जाके एक बार डॉक्टर से मिलके जांच करना है। कुछ लोग को ऐसा रहता है कि एक्सप्लोसिव सिम्टम्स रहता है, जैसे मैं बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उनको अचानक बहुत सूजन आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाता है, यूरिन में कलर चेंज हो जाता है। ऐसे लोग भाग के डॉक्टर के पास आ जाते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ वाले हैं जिनको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं रहता, वो लोग मिस होके लास्ट स्टेजेस में आने का रिस्क रहता है। अब यहाँ पे अगर हम एडवांस स्टेज की बात करें तो यहाँ पे कौन से ऐसे मेजर सिम्टम्स नज़र आते हैं यूजुअली पेशेंट्स में? एडवांस स्टेजेस में क्या रहता, भूख नहीं रहता, और ज़बरदस्ती खाने का खाए तो उनको उल्टी हो जाती है, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट आता, सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है उनको,
वो काम नहीं कर सकता है, लेटना भी मुश्किल होता है, उसको बैठना पड़ता है और सूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर पहले पैर में आता है और चेहरे पे बाद में आता है। तो ये सिम्टम्स एडवांस्ड स्टेज में आता है। जब भी ये सिम्टम्स आता है लगभग उनको डायलिसिस के पास है बोल के उनका सजेशन है। जी, अब यहाँ पे अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप लोग यूजुअली एनी किडनी डिजीज़ एक्यूट हो क्रॉनिक हो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट यूरिन का टेस्ट करते हैं। यूरिन में क्या देखते हैं, अगर प्रोटीन लॉस है क्या, आरबीसी लॉस है क्या, डब्ल्यूबीसी लॉस है क्या बोल के देखते हैं। सेकेंड ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में यूरिया वैल्यूज़, क्रिएटिनिन वैल्यू अगर नॉर्मल है या ज़्यादा है, कुछ लोगों में अगर डाउट आए तो सिस्टैटिन सी बोल के वो भी करते हैं। और उसके अलावा हम स्कैन्स करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन, किडनी का साइज़ नॉर्मल है या छोटा हो गया है या स्वेलिंग आ गया है, 2 किडनी से पैदा हुआ या एक ही किडनी से है, करेक्ट जगह पे है या दूसरे, वैसा स्कैन करते हैं। कभी कभी न्यूक्लियर स्कैन्स बोलते हैं हम, DTPA रीनोग्राम, DMSA स्कैन, ऐसा न्यूक्लियर स्कैन्स भी करते हैं। और ये सब के बावजूद भी हमको अगर किस वजह से इनका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा हमको अगर मालूम नहीं हुआ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट रहता है किडनी का बायोप्सी। एक छोटा नीडल से लोकल एनेस्थीसिया से किडनी से छोटा पीस निकालते हैं और उसका जांच करते हैं। इससे हमको मालूम होता है कि एक्यूट किडनी इंजरी है या क्रॉनिक है। अगर क्रॉनिक है तो किस वजह से है, क्या स्टेज पे है और इसको क्या इलाज देना, ये सब हम असेस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम निग्लेक्शन की बात करें तो जैसे आपने भी बताया है कि सिम्टम्स स्टार्टिंग स्टेज में डिटेक्ट नहीं होते हैं तो यूजुअली लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं उन साइंस को। अब समझिए स्टेज 2 भी आ गया, उन्हें स्टेज 3 भी आ गया, बट येट स्टिल वो लोग इग्नोर ही करते जा रहे हैं उस चीज़ को, डॉक्टर के पास आ नहीं रहे हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं जो होम रेमेडीज़ होते हैं यानी सेल्फ मेडिकेशंस। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं? अगर इग्नोर करें तो जैसे मैं बताया आपको, डायलिसिस जल्दी लग जाता है। अगर हम बीमारी को जल्दी ही पकड़ लिए तो बीमारी का प्रोग्रेशन हम स्लो कर सकते हैं। समझिए अभी अर्ली स्टेज में हम बीमारी को डायग्नोस करें, उसके लिए सही दवा हम शुरू करें तो उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट लगने का चांस बहुत दूर रहता, कई सालों के बाद रहता है। अगर ये मिस हो गया तो उनको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जल्दी लग जाता है। इसलिए हम जल्दी इसको पकड़ने का और जल्दी इसको ट्रीटमेंट देने के बारे में हम स्ट्रेस करते हैं। अब सोचिए कोई ऐसा पेशेंट है जो एडवांस्ड स्टेज पे है एंड देन आपके पास आए, तो ऐसे टाइम पे क्या ट्रीटमेंट जो आप सजेस्ट करते हैं उन्हें कितना ज़्यादा यूज़फुल है एंड कितने ज़्यादा परसेंटेज है कि हम उन्हें क्योर कर सकते हैं, यानी कोई कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे भी नज़र आते हैं आप लोग को यूजुअली? अगर एडवांस्ड स्टेज में आया तो ज़्यादातर उनको सिम्टम्स ज़्यादा रहता है, सांस में मुश्किल और ये सब रहता है, उनको दवा पे रखने का चांस बहुत कम रहता। ऐसे लोगों को जैसे मैं बताया स्टेज 5 GFR 10 से अगर कम है तो उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हम उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ऑफ़र करते हैं। डायलिसिस में 2 तरीके का डायलिसिस रहता है, जैसा एक हीमोडायलिसिस हॉस्पिटल में करना, नहीं तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो घर में ही उन्होंने खुद कर सकते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, वो घर में ही खुद कर सकते हैं। अगर उनके घर में कोई डोनर है तो किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जिससे उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है और उन्हें प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकता है। जी, यहाँ पे अगर आप जो डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर ट्रीटमेंट जो सजेस्ट करते हैं तो यूजुअली कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स आप एक पेशेंट को सजेस्ट करते हैं टू गेट रिड ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीजेस? जैसे मैं बताया, क्रॉनिक किडनी डिजीज इज अ परमानेंट एंड प्रोग्रेसिव डिजीज, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट। उससे आपको छुटकारा नहीं मिलता, हम उसके साथ जीना है। जब उसके साथ जीना है, हम ऐसा देखना है कि वो ज़्यादा वो बीमारी हमको तंग नहीं करता, इसलिए उसको सही मेडिसिन्स क्या देना वो हम टेलर करके उनको देते हैं। इसके ऐसा करने से क्या होता है, बहुत साल तक उनको डायलिसिस का ज़रूरत नहीं लगता है। जब उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत लगता है तब हम उनको एक
स्मूथ ट्रांजिशन कर सकते हैं। मेडिसिन से डायलिसिस या मेडिसिन से ट्रांसप्लांट करने का ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होने जैसा हम ट्रांजिशन करके उनको वो एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स भी हम दे सकते हैं। जी, यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट ऑप्शंस की बात करें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेस को मैनेज या कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे मैनेजमेंट ऑप्शंस आप सजेस्ट करेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, किस वजह से क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आया उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। जैसे मैंने बताया, अगर डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, हमारा फोकस रहता है कि उनका ब्लड प्रेशर या उनका डायबिटीज़ को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा उसको कंट्रोल करना। उसके साथ हम क्या करते हैं, ये डिसीज़ प्रोग्रेस नहीं होने के लिए कुछ दवा रहता है जो फाइब्रोसिस को कम करता, एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स, ऐसे दवा हम साथ में शुरू करते हैं। तीसरा क्या है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में जैसे मैं पहले किडनी फंक्शंस के समय पे बताया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, खून कम होना, बोन वीक होना, एसिड अक्यूमुलेट होना, ये सब हो सकता है। तो ये नहीं होने जैसा उनका खून मेंटेन करने के लिए, बोन स्ट्रांग रहने के लिए और एसिड अक्यूमुलेट नहीं होने जैसा बॉडी में सपोर्टिव थेरेपी भी देते हैं। सो काज के मुताबिक रहता, एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स रहता और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने के लिए रहता है। और लास्टली उनका न्यूट्रिशन हम मैनेज करते ताकि उनका हेल्थ अच्छा हो। जी, यहाँ पे अगर हम डाइट की बात करें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में डाइट कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ों से परहेज करना चाहिए, उस बारे में हमें बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि सॉल्ट कम होना, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्ट लेते उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता, किडनी जल्दी ख़राब हो जाती। जितना ज़्यादा सॉल्ट लेते उतना ज़्यादा प्यास रहता, पानी पीते और उनको स्वेलिंग आता, सांस में मुश्किल होता। सो फर्स्ट थिंग सॉल्ट को कंट्रोल करने का रहता है। दूसरा, फ्लूइड इंटेक कंट्रोल करते हैं। जिनको स्वेलिंग्स रहता है, सूजन रहता है, वो ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं लेना। खासकर जनरल पब्लिक में ये रहता है कि पानी ज़्यादा लिए तो किडनी अच्छा रहता बोल के, वो नॉर्मल पब्लिक को ठीक है, लेकिन जिनको ऑलरेडी किडनी डिसीज़ है वो ज़्यादा पानी नहीं लेना है। तो उनको पानी कितना लेना उसके बारे में हम असेस करके बताते हैं। तीसरा क्या है, पोटेशियम जिनमें ज़्यादा रहता, खासकर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, नट्स बोलते, वो ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि पोटेशियम किडनी से बाहर जाता है। किडनी जब काम नहीं कर रहा, पोटेशियम बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो उसका असर हार्ट के ऊपर रहता है। इसलिए पोटेशियम के कंटेनिंग फूड आइटम्स हम कम करने के लिए बोलते। चौथा है, जो प्रोटीन का इंटेक है वो नॉर्मल पब्लिक 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी खा सकते, लेकिन जो किडनी पेशेंट्स है हम उसको थोड़ा कम खाने के लिए बोलते हैं, जैसा 0.8 ग्राम्स पर केजी वैसे हम टेलर करके देते। खासकर रेड मीट अवॉइड करने के लिए बोलते, फिश या चिकन थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे एक बार बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपका जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी है। जी, अल्लाह हाफिज़। आपका सवाल कुछ है जो आप पूछना चाहेंगे? सवाल उधर जवाब आ गया, सवाल उधर कैसे यार, कोई इंसाफ किया। जी, हेलो जी, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि रमजान के महीने में डॉक्टर जुनैद से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, रमजान में जो किडनी पेशेंट्स हैं, मतलब स्टोन वाले, हाँ, मतलब डायलिसिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको स्टोन है, हाँ, वो लोग रोजा किस हालत में रह सकते, या रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और अगर रहते हैं तो वाटर रेस्ट्रिक्शन कुछ होता है क्या, कितना पानी पिए, कितना उनका जो है ना मकदार में पानी ले सकते हैं, और ग़िज़ा में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए सहर में और इफ्तार में, इस ताल्लुक में बात करना चाहना था डॉक्टर साहब। ओके, मैं ये क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में आंसर करता हूँ। पहला, जिनको स्टोन्स है उन्हों क्या प्रिकॉशंस लेना है। सेकंड पार्ट, रमज़ान के महीने में हम अलग से क्या करना है। जी जी। तो फर्स्ट पार्ट में अगर स्टोन्स है तो सॉल्ट कम लेना है। जो जितना ज़्यादा सॉल्ट लेते उतना स्टोन का बढ़ोतरी रहता, साइज इंक्रीज होते रहता। सेकंड, मीट कम होना। मीट जितना ज़्यादा लेते स्टोन का साइज उतना ज़्यादा बढ़ता है, सो रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ मीट।
तीसरा क्या है, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनिच होना, नट्स, ये सब कम करना जिसमें ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम करना है। चौथा क्या है, एडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब कम से कम 3 लीटर पानी लेना है, 3 से 4 लीटर पानी लेना है, ले तो अच्छा रहता है। ये नॉर्मल प्रिकॉशंस है। अभी रमज़ान के महीने में हमको टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो अभी जो ये बताया ये सब फॉलो करना है। और ख़ासकर क्या करना, डे टाइम में आप ज़्यादा सन को एक्सपोज नहीं होना ताकि डिहाइड्रेशन नहीं होना, और जितना हो सके आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जैसा एसी के जगह पे काम करने का अगर आपका सौलभ है तो वो करे तो आपको किडनी स्टोन का साइज़ नहीं बढ़ने का एक पॉसिबिलिटी रहता है। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा एपिसोड है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के ऊपर है, तो अगर किडनी प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई किडनी स्टोन के रिलेटेड मालूमात होना चाहिए तो ज़रूर हम एक ऐसा एपिसोड करेंगे जहाँ हम यूरोलॉजिस्ट से बातचीत करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। फ़िलहाल हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट जुड़े हैं जो हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या किडनी से जुड़े प्रॉब्लम्स के बारे में हमसे बात करेंगे। तो यहाँ पे सर एक सवाल मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो किडनी यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि अगर टैबलेट मेडिकेशंस ज़्यादा हो गए तो हो सकता है कि किडनी पे भारी इफ़ेक्ट पड़े एंड देन किडनी वहीं से फेल हो जाए। तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए मेडिकेशंस लेते हैं तो वहाँ पे फिर लोग कई बार डरते हैं कि हो सकता है कि अगर हम मेडिकेशंस का डोसेज ज़्यादा कर दिए या इंटेक ज़्यादा करें तो हो सकता है उन मेडिकेशंस की वजह से भी किडनी फेलियर हो। तो क्या ये एक माइथोलॉजी है या ये एक्चुअली ट्रू है, इस बारे में हमें कुछ बताइए। ये मेडिकेशंस की वजह से किडनी फेलियर होने का चांस है, खासकर जो मेडिकेशंस पेन किलर्स रहता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स मिलता है, उससे किडनी खराब होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा और कुछ रेयरली यूज्ड मेडिकेशंस रहता है जिससे भी किडनी खराब हो सकता है। इसलिए आप जो भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना, आप डॉक्टर के पास जाके सही इलाज लेने से आपको मेडिकेशन रिलेटेड किडनी फेलियर होने का चांसेस कम रहता है। नंबर 2, अगर किडनी डिसीज़ ऑलरेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आ गया और हम दवा ले रहे तो ऐसा कुछ दवा है जो किडनी के फेलियर को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। लेकिन जब आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम का महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये नेफ्रोलॉजिस्ट आपको ठीक से दवा देता है और जो दवा प्रिस्क्राइब करता है उससे आपका किडनी का कंडीशन बेहतर होने के जैसा रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसलिए आप नेफ्रोलॉजिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसके बारे में डरने की कोई चांस नहीं है आपको। अब यहाँ पे जो आपने पॉइंट अच्छा ये बोला है कि यूजुअली ये किडनी फेलियर का चांसेस मेडिकेशन से तब होता है जब हम सेल्फ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, ना कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। यहाँ पे व्यूअर्स से एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर हम सुनते हैं ये चीज़ बड़ों से भी कि अगर मेडिकेशंस का इंटेक ज़्यादा हो गया तो वो डायरेक्ट किडनी पर इफेक्ट करती है। बट जब अगर आप डॉक्टर की सलाह लोगे, जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि आपको कौन से मेडिकेशंस लेना है जो आप टाइम पर ले सकेंगे, उस बीच आप अपने किडनी को सही सलामत रख सकेंगे। तो ये रिस्क जो होता है अपने सेल्फ मेडिकेशन का कि आप जब सेल्फ कुछ खा रहे हो, पेन किलर्स ले रहे हो या आपको जो समझ आए वो मेडिसिन ले रहे हो, तो हो सकता है वो डायरेक्ट इफेक्ट करे आपकी किडनी को। तो इट्स बेटर कि आपको अगर कुछ भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे सलाह लें, उनसे मशवरा करें कि आपको कौन से मेडिकेशन सूटेबल है एंड सूटेबल नहीं है। उनसे डिस्कस करने के बाद ही आप कुछ इंटेक करें सो दैट आपकी किडनी के ऊपर भी और ज़्यादा बर्डन ना पड़े और उसको अच्छे से आप क्योर कर सकें। अब यहाँ पे अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो कब यूजुअली आप डॉक्टर्स किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट करते हैं एक पेशेंट को? किडनी ट्रांसप्लांट हम क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 में हम सजेस्ट करते हैं। जब पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत होता है तब हम ट्रांसप्लांट के बारे में सजेस्ट करते हैं। ट्रांसप्लांट 2 तरह का रहता है, एक लिविंग डोनर, मतलब उनकी फैमिली में अगर कोई किडनी डोनेट करना है तो हम पहले ही उनको एवेल्यूएशन करके बगैर डायलिसिस पे शुरू करने से पहले ही हम उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अगर ऐसा चांस नहीं है, कोई भी फैमिली में डोनेट करने के लिए नहीं है तो उनको डायलिसिस में रखते। और अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट जीवनदान प्रोग्राम बोल के एक प्रोग्राम चला रहे हैं
जिनमें ब्रेन डेड डोनर्स का किडनीज अलोकेट करते हैं सीनियरिटी और पॉइंट सिस्टम के मुताबिक, उसमें रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं। जब ये पेशेंट का चांस आता है, हम वो ब्रेन डेड पेशेंट का किडनी इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। जी, यहाँ पर अगर सबसे आखिर में मैं आपसे पूछूंगी कि एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे रिगार्डिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेस के, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस बारे में हमें बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं सलाह आपको देता हूँ क्या है, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है तो ज़रूर किडनी कैसा है आप जाके जांच कराना। रिस्क फैक्टर्स क्या है? आपको हाई ब्लड प्रेशर होना, नहीं तो डायबिटीज़ रहना, शुगर रहना, नहीं तो ज़्यादा दिन आप पेन किलर्स ले लिए तो, नहीं तो आपके फैमिली में किसी को किडनी का फेलियर हुआ है या किडनी डिसीज़ है। अगर इसमें से कोई भी है तो आप डेफिनेटली जाके आपको किडनी का हेल्थ कैसा है जांच कराना। दूसरा चीज़ है, अगर आपको 40-50 साल के ऊपर आपका उम्र है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, फिर भी आप साल में एक बार एक जनरल चेकअप कराइए, ताकि आपका किडनी ही नहीं, आपका हार्ट कैसा है, आपका लिवर कैसा है, आपका लंग्स कैसा है, ये पूरा एक बार जांच किए तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आता है। अगर कुछ आ गया तो भी जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इतने अहम टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। आज के इस डिस्कशन में इतना तो क्लियर है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मैनेजेबल है और साथ ही साथ एक सीरियस प्रॉब्लम भी है। बस ज़रूरत है इसकी सही वक्त पर पहचान और प्रॉपर केयर की। अगर डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या किडनी से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो डिले ना करें और डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें। याद रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर चेकअप से किडनी हेल्थ को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।